50 से कम नामांकन वाले परिषदीय स्कूल होंगे मर्ज, विद्यालय की दूरी, भवन, शिक्षक उपलब्धता आदि की रिपोर्ट बनाने के निर्देश। लखनऊ में प्रदेश विद्यालयों में बच्चों की कम होती संख्या को लेकर विद्यालय का पास के विद्यालयों में संविलियन मर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत 50 से कम नामांकन वाले विद्यालयों को चिन्हित कर उसके पास के विद्यालय में भेजने को लेकर सभी जिलों में रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है। वहीं जर्जर विद्यालयों को भी 1 महीने में ध्वस्त कराने की प्रक्रिया को पूरी करने को कहा गया। हाल ही में प्रदेश के सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक व विशिष्ट शिक्षा अधिकारियों की बैठक में यह जानकारी दी गई कि इस सत्र में बच्चों की संख्या 1.49 करोड़ है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा विद्यालयों को पूर्ण रूप से क्रियाशील व औचित्यपूर्ण बनाने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र ने अपेक्षा की है कि कम से कम नामांकन वाले विद्यालय के पास के अन्य विद्यालयों में संविलियन मर्ज करने की संभावना देख ली जाए। 50 से कम नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालयों से जुड़ी प्रक्रिया पर पूरी की जाए। इससे ध्यान में रखकर कार्य योजना तैयार की जाए कि हम उस ग्राम पंचायत में मानक विद्यालय है या नहीं है, किस विद्यालय के पास के अन्य विद्यालय में मर्ज किया जा सकता है या बच्चों की कितनी दूरी तय करनी होगी, भवन, शिक्षकों को परिवहन की उपलब्धता, नहर, नाला, सड़क या हाईवे आदि को देखते हुए हर विद्यालय के लिए रिपोर्ट तैयार की जाए। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने कहा है कि ऐसी सभी विद्यालयों के बारे में जिले की एक संयुक्त बुकलेट तैयार की जाए ताकि 13 या 14 नवंबर को बीएसए की प्रस्तावित बैठक में इस पर चर्चा की जा सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि अभियान के चलाकर जर्जर भवन विद्यालयों को ध्वस्तीकरण 1 महीने में किया जाए और विद्यालय का भवन जर्जर है लेकिन पढ़ाई के लिए पर्याप्त संख्या में क्लास हैं तो फिर भवन पुनर्निर्माण के लिए प्रस्ताव नहीं भेजा जाएगा। साथियों, यह खबर है और इसके लिए आगे की खबर देखते हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा में 25 सवालों के उत्तर गलत निकले, कुंजी जारी की गई। 25 प्रश्नों पर अंक हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार दिए जाएंगे। प्रश्नों के एक से अधिक सही विकल्प थे, 1 अंक मिलेगा। नवंबर के तीसरे सप्ताह में जारी होगा कट ऑफ। लखनऊ यूपी पुलिस में 60,244 सिपाहियों की भर्ती के लिए इसी साल 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को 10 पालियों में लिखित परीक्षा हुई थी। इसका कट ऑफ नवंबर के तीसरे सप्ताह तक जारी कर दिया जाएगा। चयन के अगले प्रक्रम में डीवीपीएटी के लिए अभ्यर्थियों की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। इससे पहले यही परीक्षा पिछले साल 18 और 19 फरवरी को हुई थी, तब इसका पर्चा लीक कर दिया गया था। इस वजह से भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा की 10 पालियों में प्रश्न पत्रों की उत्तर कुंजी जारी कर दी कि अभ्यर्थियों की भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर के 9 नवंबर तक इसे देख सकते हैं। 11 से 19 सितंबर के बीच अभ्यर्थियों की ओर से भेजी गई 17 प्रतियां सही पाई गई थी। इनसे ही पता चला है कि 25 प्रश्नों के उत्तर विकल्प सही थे। इस प्रश्नों को निरस्त कर दिया गया है। बोर्ड ने तय किया है कि निरस्त प्रश्नों के लिए अंकों का आवंटन हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार किया जाएगा। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष डीवी राजीव कृष्णन के मुताबिक आपत्तियों का पता चला है कि 29 प्रश्नों के प्रश्न 1 से अधिक विकल्प सही हैं और इस पर निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थियों को सही विकल्प में किसी भी निरस्त विकल्प को भरा है तो उसे सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। इसके अलावा 16 प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में परिवर्तन किया जाएगा। 9 नवंबर तक अभ्यर्थी इसकी उत्तर कुंजी को देख सकते हैं। अगली सूचना 13 नवंबर को जिले में रहेगा सार्वजनिक अवकाश, आदेश जारी। प्रयागराज फूलपुर विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए जिले में 13 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने इसका आदेश जारी किया है। इस दिन सभी कोषागार उप कोषागारों को भी बंद रखा जाएगा।
फूलपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा। इसे देखते हुए जिलाधिकारी ने सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया है। 8 व 9 कर्मचारी पोस्टल बैलेट का करेंगे इस्तेमाल। फूलपुर उपचुनाव के लिए कर्मचारी का अगला प्रशिक्षण 8-9 नवंबर को बिस्प जॉनसन में होगा। कटरा स्थित स्कूल में मतदान में लगे कर्मचारियों के लिए फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी पूजा मिश्रा ने बताया कि यहाँ पर कर्मचारी अपने पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी विभागों को निर्देश दिया है, ऐसे कर्मचारी जिनकी इस उपचुनाव में ड्यूटी लगी है, सभी को उस दिन सामान्य कार्यों से अलग रखें और वे मतदान को सकुशल संपन्न करा सकें। 8 व 9 को बुजुर्ग और दिव्यांग करेंगे मतदान। बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए अब टीमों का योजना शुरू कर दिया गया है और उप जिला निर्वाचन अधिकारी पूजा मिश्रा ने बताया कि शासन का निर्देश है कि 85 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग और दिव्यांग चाहें तो पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए टीमें बना दी गई हैं। टीमें प्रपत्र 12 उपलब्ध करा दिया गया है। आगे की सूचना, 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने इको गार्डन में मनाई दिवाली। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने कहा, न्याय मिलने तक जारी रहेगा संघर्ष। लखनऊ शिक्षक भर्ती में नियुक्ति की मांग को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को इको गार्डन धरना स्थल पर रंगोली बना करके कैंडल जलाकर दिवाली मनाई। अभ्यर्थियों को पिछली बार 4 वर्ष से इस धरना स्थल पर दिवाली और होली जैसे प्रमुख पर्व मनाते आ रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। इनका नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने बताया कि वे लोग पिछले 4 साल से इसी इको गार्डन में होली, दिवाली, रक्षाबंधन, मकर संक्रांति आदि पर्व मनाते आ रहे हैं। ऐसा सिर्फ सरकार की नाकामी की वजह से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को करना पड़ रहा है। पटेल ने कहा, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हर न्यायिक स्तर से जीत मिलने के बाद भी खानाबदोश की जिंदगी जी रहे हैं। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से लेकर हाईकोर्ट डबल बेंच तक ने न्याय देते हुए सरकार को सुझाव दिया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में हुई विसंगति का सुधार करते हुए नई सूची बनाकर अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे, लेकिन सरकार की हठ धर्मिता आड़े आ रही है। आप सभी देख सकते हैं कि इको गार्डन में सभी ने ये दीपावली जलाई है। 98% स्कूलों में छात्राओं को लिए अलग शौचालय। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है। अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि देश भर में 97.5% से अधिक स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था की है। इनमें सरकारी सहायता प्राप्त व निजी स्कूल शामिल है। केंद्र ने कांग्रेस नेता व सामाजिक कार्यकर्ता जया ठाकुर की लंबित जनहित याचिका में हलफनामा दायर किया है। जया ठाकुर ने केंद्र व राज्य को कक्षा 6 से 12 तक के सभी छात्रों और की मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने तथा सरकारी गैर सहायता प्राप्त और आवासीय स्कूलों में महिलाओं के लिए अलग शौचालय की सुविधा सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की है। केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया है कि दिल्ली में गोवा और पांडुचेरी जैसे राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों में 100% लक्ष्य हासिल करते हुए अदालत ने पहले के आदेश का पालन किया है। केंद्र ने यह भी बताया है कि 10 लाख से अधिक सरकारी स्कूलों में लड़कों के लिए 16 लाख और लड़कियों के लिए 17.5 लाख शौचालय बनाए गए हैं। सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में लड़कों व 2.5 लाख और लड़कियों के लिए 2.5-3 लाख शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं। पीसीएस परीक्षा इसी हफ्ते, स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद। दिसंबर के पहले हफ्ते में प्रस्तावित है परीक्षा और असमंजस में अभ्यर्थी।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की ओर से पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के आयोजन को लेकर इसी हफ्ते स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। अभ्यर्थियों को भी जानना है कि आयोग परीक्षा 2 दिन में कराता या पहले की भांति एक ही दिन में होगी। आयोग के सूत्रों के मुताबिक कहना है कि एक सप्ताह में परीक्षा का आयोजन को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी। बीते दिनों आयोग में धरना प्रदर्शन करने पहुंचे अभ्यर्थियों के पहले की भांति एक ही दिन में परीक्षा कराने की मांग की थी, लेकिन जब तक अभ्यर्थियों के बीच पहुंचे आयोग के सचिव स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर सके थे। उन्होंने अभ्यर्थियों से कहा था कि केंद्र निर्धारण का काम चल रहा है, केंद्र निर्धारित होते ही तिथि घोषित कर दी जाएगी। सूत्रों का कहना है कि आयोग के प्रदेश के सभी जिलों में केंद्र बनाने के विकल्प पर भी काम किया है ताकि परीक्षा एक ही दिन में कराई जा सके। केंद्र निर्धारण के नियम सख्त होने के आयोग को पर्याप्त संख्या में नहीं मिल पा रहे हैं। अगर मानक के अनुरूप केंद्र निर्धारण में अड़चन आती है तो आयोग पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा को 2 दिन में भी करा सकता है। हालांकि 2 दिन परीक्षा कराने के निर्णय होता है तो आयोग के अभ्यर्थियों को विरोध का सामना करना होगा, क्योंकि अभ्यर्थी चाहते हैं कि सामान्य मूल्यांकन के लिए मानकीकरण नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था लागू की जाए। यह सभी हो सकता है जब भी अभ्यर्थियों की परीक्षा एक ही दिन में एक पाली में पूरी करा ली जाए। ऐसी स्थिति में एक समान मूल्यांकन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सूत्रों का कहना है कि आयोग ने तमाम बिंदुओं पर ध्यान रखकर केंद्र निर्धारण की दिशा में काम किया है। इसी प्रक्रिया अंतिम दौर में है। दिसंबर के पहले हफ्ते में पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा प्रस्तावित है और आयोग के पास परीक्षा का निर्णय लेने के लिए 1 माह का वक्त बचा है। अभ्यर्थी असमंजस में हैं और उनकी तैयारी प्रभावित हो रही है। ऐसे में आयोग इसी हफ्ते परीक्षा के आयोजन को लेकर के कोई निर्णय नहीं ले पाया है। राष्ट्रीय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। वेबसाइट पर प्रवेश पत्र डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षा 10 नवंबर को आयोजित होगी और इसके लिए प्रदेश में 378 केंद्र बनाए गए हैं। प्रयागराज में इसके 10 केंद्र हैं। 5 अगस्त से 28 सितंबर तक इसके ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। 8वीं में पढ़ाई करने वाले इस अभ्यर्थी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के प्रदेश भर में 1,57,013 मेधावियों ने आवेदन किया है। अगले रविवार को इसकी परीक्षा होगी। इसके साथ कंप्यूटर प्रशिक्षण कोर्स के लिए आवेदन करने की तिथि 10 नवंबर तक बढ़ाई गई। कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने करियर को मजबूत करने के इच्छुक पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सरकार ने प्रशिक्षण कोर्स के लिए आवेदन करने की तिथि 10 नवंबर तक बढ़ा दी है। ओ लेवल और सीसी जैसे कंप्यूटर कोर्स के लिए इच्छुक अभ्यर्थी योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहले आवेदन की तिथि 30 अक्टूबर थी, लेकिन अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए कोर्स में आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग और शिक्षित बेरोजगार युवा युवतियों को हितों को ध्यान में रखते हुए आवेदन तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। पिछड़ा वर्ग लाभार्थियों को अपने आवेदन के साथ सभी आवश्यक शैक्षिक प्रमाण पत्र, अन्य दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। आवेदन की प्रति और अन्य आवश्यक अभिलेखों को 10 नवंबर 2024 तक संबंधित जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के कार्यालय में हार्ड कॉपी के रूप में जमा करना होगा। 11 नवंबर, 16 नवंबर और 2024 तक जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ऑनलाइन प्राप्त आवेदन कर अभिलेखों को प्राप्त कर आवेदन के आय जनित पत्र तथा शैक्षिक अभिलेखों का ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा। इसी के साथ आप सभी को भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई बहन के पवित्र त्यौहार को आप हमारे सभी भाई बहन मनाते हैं और एक दूसरे को भावनाओं का सम्मान करते हुए गले मिलते हैं। भाई बहन का ये पवित्र त्यौहार, भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है और बहन अपने भाई की लंबी उम्र की दुआ भगवान से करती है। आप सभी भाई बहनों को इस चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस की रिपोर्ट देख रहे हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। आप
कहाँ से वीडियो देखना है ये भी कमेंट में, और लाइक और सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। और आप सभी को भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें और अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भैया दूज की शुभकामनाओं के साथ आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।